मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले जिस अहम तरीन मुद्दे के हवाले से बात करेंगे, सहाफ़ियों को और यूट्यूबर्स को और कुछ सिविल सोसाइटी के अरकान को ओवर द वीकेंड FIA की तरफ से नोटिस दिए गए और नोटिस इस बात पे दिए गए कि इन शख्सियात ने आला अदलिया के ख़िलाफ़, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नाजेबा गुफ्तगू की, इल्ज़ामात लगाए, लग़्व, झूठे, बेबुनियाद, जो कि प्रोपेगेंडे के ज़ुमरे में आते हैं, यहाँ तक कि इज़्ज़त के ज़ुमरे में आते हैं। FIA के नोटिस जब मिले इन सहाफ़ियों को, यूट्यूबर्स को, और जिसमें कुछ सिविल सोसाइटी के अरकान भी शामिल हैं, उसके बाद सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जो कवर करते हैं, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की और इसकी मज़म्मत की, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो नोटिस ले लिया, खुद नोटिस लिया, लेकिन एक पुरानी पिटीशन पड़ी हुई थी उन्हीं सहाफ़ियों की जिनको FIA ने नोटिस दिया था। उन सहाफ़ियों पर जब गुज़श्ता दौरे हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमले हुए थे, हिरासा किए गए थे, तो उस वक़्त की पिटीशन एक सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई थी। उसको चीफ जस्टिस साहब ने अपने बाकी दो मौसूद जज साहिबान के साथ टेकअप कर लिया। आज वो समाअत होती रही सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे पहले खबर आई कि चीफ जस्टिस साहब ने FIA को अहकामात दिए, हिदायत दी कि नोटिस वापस लिए जाएं, लेकिन फिर वजाहत हुई कि नोटिस वापस नहीं हुए, FIA इन पे कार्रवाई करेगी। अब यहाँ पर डिबेट एक बार फिर से जनरेट हो गई है, जो कि बड़ी पुरानी डिबेट है कि जी आज़ादी इजहार क्या बग़ैर लिमिटेशंस के है, बग़ैर रिस्ट्रिक्शंस के है, मादर पदर आज़ादी होनी चाहिए, या फिर आज़ादी इजहार जैसा कि आपका आइन कहता है चंद रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। ये डिबेट एक बार फिर जनरेट हो गई है और वो जो एक फाइन थिन लाइन है कि कहाँ पर आपकी आज़ादी जाके ख़त्म हो जाती है और दूसरे की इज़्ज़त का आगाज़ हो जाता है, दूसरे की भी आज़ादी ट्रैम्पल ना हो जाए। तो उसी डिबेट पे आज हम सवालात के जवाब लेंगे और ख़ास तौर पे निगरान हुकूमत को बड़ा रगड़ा लग रहा है इन FIA के नोटिस के बाद, और कहा जा रहा है कि जो निगरान हुकूमत आज़ादी इजहार को दबाना चाहती है। क्या वाकई ऐसा है? मेरे साथ आज बड़ी मोहतरम शख्सियत मौजूद हैं केयरटेकर सेटअप की, और आई ऑलवेज़ अप्रिशिएट कि जब भी सवालात करने हों हमेशा एक्सेसिबल होते, अवेलेबल होते हैं, ख़ुद भी सहाफ़त से मुंसलिक रहे हैं, तो हर किस्म के सवालात को अप्रिशिएट करते हैं और लेने का उन सवालात को अपने ऊपर जिगरा भी रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब। ये जो FIA को नोटिस गए हैं, FIA की तरफ से नोटिस गए हैं सहाफ़ियों को, यूट्यूबर्स को, और बाकी सिविल सोसाइटी के कुछ लोग भी इसमें शामिल हैं, कुछ सियासी जमातों के लोग भी इसमें शामिल हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। आप करना क्या चाहते हैं? निगरान हुकूमत करना क्या चाहती है? मुल्क में आज़ादी इजहार को दबाना चाहती है? शुक्रिया गरीदा। कल हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें इन नोटिस के हवाले से तमाम तफसीलात बताई थी। हमने कहा था कि जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं उनमें 32 के करीब सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी और यूट्यूबर्स मिला के, और 22 के करीब जो है वो सियासी कारकुन, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ये सब लोग थे। ठीक, ये सिर्फ नोटिस हैं। नोटिस का मतलब ये है कि जी आप पर ये इल्ज़ाम है कि आपने ये किया है, आप बराए मेहरबानी फ़लाँ तारीख़ फ़लाँ वक्त पर तशरीफ़ ले आएँ ताकि इन इल्ज़ामात के बारे में आपसे गुफ्तगू हो। ठीक, ये है नोटिस। लेकिन नोटिस मिलने के बाद या नोटिस जारी होने के बाद पिछले एक हफ्ते से एक मीडिया में और सोशल मीडिया में एक प्रोपेगेंडा था कि जी हरासां किया जा रहा है। तो जो हरासां करने की जो वصف है और जो तफसीलात हैं वो ऐसे होती हैं कि आपके दरवाजे पे दस्तक हो, आपको गिरफ़्तार किया जाए, आपके ख़िलाफ़ FIR हो, आपको आपका पीछा किया जाए,
ये टेल साइंस होते हैं ना हरासानी के। जी कानूनी तौर पर FIA को नोटिस देने का अख्तियार है। नोटिस देना हरासा करने में शुमार नहीं होता। लेकिन गुज़श्ता दौरे हुकूमतों में, गुज़श्ता अदवार में, जिनमें आप भी शामिल रहे हैं, क्या इदारों को इस तरह से सियासी एतबार से इस्तेमाल नहीं किया गया हिरासा करने के लिए, ज़बान बंदी करने के लिए? ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन इस पर भी मैं ज़्यादा तफसील से इसलिए गुफ्तगू नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पिछली हुकूमतों की कारकर्दगी पर मैं ज़्यादा बात करूँ। ठीक, मैं ज़िम्मेदार हूँ इस हुकूमत का जिसका मैं हिस्सा हूँ। ठीक, तो मैं सिर्फ ये वजाहत करना चाहता हूँ कि इन लोगों को हरासा नहीं किया गया। ठीक। अब उसके बाद आज का दिन था और आज अदालत उज़्मा में एक कार्रवाई हुई है और कल भी वो जारी है जी। तो जो मालूमात है आपके पास और मेरे पास वो ये है कि अभी तक ये नोटिसेस बरकरार हैं, ये नोटिसेस वापस नहीं हुए। ठीक। लेकिन जो आज की जो कार्रवाई है उससे आपको पता चल गया होगा बड़ी तफसील से जो आला अदलिया के जो जज साहबान थे और जो वकला थे उन्होंने गुफ्तगू की है और लोगों को समझ आ गई है कि फैसले पे तनकीद करना और बात है, अदलिया पर तनकीद करना और बात है, जजेस पे नाम लेकर तनकीद करना और बात है, उनके तजलील और तज़हीक करना, बॉडी शेमिंग करना, उनकी डॉक्टर्ड तस्वीरें बनाना, उन पे झूठे इल्ज़ामात लगाना, ये बिल्कुल अलग है। तो जिनको नोटिस गए हैं क्या उनमें से अब आप या अब FIA फिल्टर करेगी कि जिन्होंने तनकीद की है? क्योंकि आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है कि मुझ पर तनकीद करें, मेरा मजाक उड़ाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अदलिया पे ये ना करें। तो अगर तनकीद के ज़ुमरे में कोई चीज़ आती है तो उसको आप फिल्टर करवा देंगे? जी, जो तनकीद है वो उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है हमारे आइन में। आइन का जो आर्टिकल 19 है उसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सिर्फ जहाँ पर हुदूद बयान की गई हैं वो उसकी पाबंदी ज़रूरी है। अगर आप तनकीद के नाम पर तजलील करेंगे, गालम गलोच करेंगे तो यकीनन वो आर्टिकल 19 के दायरे में नहीं आता। तनकीद के नाम पे तजलील, गालम गलोच, तज़हीक, एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहती हूँ। सोशल मीडिया पे नज़र से गुजरा, जिनको नोटिस गए हैं या जिनको नहीं भी गए उनके हमदर्दान आपकी पुरानी ट्वीट्स निकाल के ले आए, पुरानी अदलिया के ज़माने की, जब आपने भी तनकीद कर रखी है, तो वो क्या था? क्या वो FIA नोटिस के ज़ुमरे में आएगा? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी जो भी ट्वीट्स हुई हैं मैं इसका काफ़ी ख्याल रखता हूँ कि वो तनकीद ही हो, वो तजलील ना हो, गालम गलोच ना हो, मैं उसमें यकीन नहीं रखता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर माजी में मैंने कोई गलत चीज़ की है तो मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ और मैं उसका कानून का सामना करने से घबराऊंगा। आज भी 2 साल पहले, 3 साल पहले अगर मैंने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो वज़ीर बनने की वजह से मुझे ये सहूलत नहीं मिल जाती कि जी मेरा एहसाब ना हो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये बड़ी बात आप कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग आपकी ट्वीट्स, वजाहत कर दीजिएगा, वो ट्वीट्स आपकी ही हैं, वो दुरुस्त हैं? क्योंकि जिसमें कुछ नाम लेके इमरान डार जजिस कहा गया, कुछ इस तरह का कहा गया, तो क्या ये तज़हीक के ज़ुमरे में आता है? मेरा नहीं ख्याल है। ये एक आप समझते हैं कि नहीं? मेरे ख्याल में इसका जो मतलब आपको पता है कि एक सियासी एक तनाजुर है, इसमें गालम गलोच नहीं है। आज भी और माजी में भी ये तनकीद होती रही है अदलिया पे कि आप किसी ख़ास सियासी जमात को फ़ायदा दे रहे हैं अपने फ़ैसलों से, इस तरह की तनकीदें भी हुई हैं। लेकिन ये फिर भी तनकीद है, ये गालम गलोच नहीं है। जब आप ये कहें कि फ़लाँ जज, फ़लाँ साहब, फ़लाँ जमात के पेरोल पर है, फ़लाँ से वो ये करके करता है, इस तरह की किरदार कुशी अगर आप करेंगे तो जाहिर है फिर कानून अपना रास्ता लेगा। वरना बड़ी बात कह रहे हैं कि इवन मुर्तज़ा सोलंकी भी इज नॉट अबव एंड बियॉन्ड द लॉ, कोई भी एक्सरसाइज ऑफ लॉ, कोई भी शख्स, गरीदा फारूकी, मुर्तज़ा सोलंकी, कोई भी शख्स
कोई भी काम करता हो वो कानून से ऊपर नहीं है। अदरवाइज दैट वुड बी इंटरेस्टिंग कि केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को FIA नोटिस जारी कर रही हो 3 साल पुराने या 2 साल पुराने ट्वीट्स पे। अगर मैंने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो मुझे उसका सामना करना चाहिए, इसमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। अगर मैंने गलती की है तो मुझे उसका एतराफ़ करना चाहिए, माजरत करनी चाहिए और कानून के मुताबिक। यानी कि स्टेट ने डिसाइड कर लिया है कि आज़ादी मादर पिदर आज़ाद नहीं होगी और जो आर्टिकल 19 आर्टिकल 14 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके साथ होगी। देखें, जो एथिकल जर्नलिज्म है, जो बाअखलाक सहाफ़त है, वो रिस्ट्रेंड एक्सप्रेशन है। अखबार के अंदर एडिटर क्यों होता है, सब एडिटर क्यों होता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि आप अपनी खबर ले आए और ठक करके जो है वो फ्रंट पेज पे छप जाए? ऐसा होता है? नहीं होता। गेट कीपर का निज़ाम क्यों होता है? इसलिए कि आप तस्दीक करते हैं कि ये मालूमात दुरुस्त है कि नहीं है। ये जो 3 सोर्स रूल हमें पढ़ाया जाता है सहाफ़त में कि कम अज़ कम आप 3 ज़राए से अपनी खबर की तस्दीक करें, ये क्यों कहा जाता है? इसमें और यूट्यूबर्स के थंबनेल में क्या फ़र्क है वो आपको अच्छी तरह से पता है कि अब एक सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स, हमारे कुछ यूट्यूबर्स ने एक पॉलिटिकल इकोनॉमी, एक नई सियासी मईशत तख्लीक कर दी है कि जितना बड़ा आप झूठ बोलेंगे, जितनी ज़्यादा प्रोपेगेंडा करेंगे, उतने व्यूज़ जितनी मिलेंगे, बेबुनियाद बात करेंगे, उस पर आपके व्यूज़ ज़्यादा आएंगे और डॉलर ज़्यादा और आपके पास तो ये जो डॉलर खोर जो ताना दिया जाता था अब वो उन्हीं पर आयद होता है जो कि सोशल मीडिया को झूठ और बहतान तराशी के लिए इस्तेमाल। अच्छा सर, टाइम बिल्कुल कम रह गया है लेकिन सवालात काफ़ी ज़्यादा थे, बट इस गुफ्तगू में, इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू में आपके साथ हमेशा ऐसे ही होता है, सवाल जवाब का सेशन बड़ा ज़बरदस्त रहता है। लेकिन निगरान हुकूमत के दौर में लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवे मज़ीद से मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब PTI ने PTI की वेबसाइट भी बंद कर दी, ये जस्टिफिकेशन, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? मुझे नहीं पता, मैंने कल परसों खोलने की कोशिश की थी तो मैं तो खोल सकता था। अच्छा, आप VPN यूज कर रहे हैं या क्या यूज कर रहे हैं? नहीं, मुख्तलिफ जो आज सुबह तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट नहीं चल रही थी। मुख्तलिफ ISPs जो हैं वो अगर इस्तेमाल करें, मैं जो इस्तेमाल कर रहा था मुझे तो वो खुल गई थी। लेकिन बात यह है कि अगर कोई ख़ास वेबसाइट बंद है और उन्होंने कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, क्योंकि अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करें तो कोई भी वेबसाइट PTI बंद कर सकती है। ठीक, बेहतर होगा कि PTI से इसके बारे में पूछा जाए कि भाई ये वेबसाइट क्यों बंद है। हो सकता है उनके पास उसकी कोई वजाहत हो, मेरे पास नहीं है। हम हुकूमत से पूछ रहे हैं ना जी, मेरे पास, क्योंकि आपकी हुकूमत के दौर में ये काम हुआ है या हो रहे हैं जिनके बारे में शिकवे, मेरे पास ये मालूमात नहीं है कि अगर ये वेबसाइट बंद है तो उसकी क्या वजह है। बेहतर होगा कि PTI जो है इसकी वजाहत करे। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कुछ मजीद सवालात भी हैं। आखिरी दिन है निगरान हुकूमत के, आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी, और आखिरी चंद दिनों में परफॉर्मेंस क्या रहेगी, ये सब सवालात इकट्ठे थे। लेकिन इस डिबेट का जो सेशन का टाइम है वो मेरे पास ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह दोबारा आपको ज़हमत देंगे। बहुत शुक्रिया केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुर्तज़ा सोलंकी साहब प्रोग्राम में ख़ास तौर पे मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के मंशूर के हवाले से बात करेंगे कि ये मंशूर, इनमें से क्या चीज़ अवाम में मशहूर होगी या फिर ये खाली वादों से मामूर कागजात का एक बंडल है। इस पर सवाल करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इलेक्शन में अब चूंकि सिर्फ 9 दिन रह गए हैं और इलेक्शन काउंटडाउन का आगाज़ हो चुका है, उल्टी गिनती मुसलसल चल रही है और इस इलेक्शन के दिन के नज़दीक आने के साथ साथ सियासी जमातें अवाम को अपनी अपनी तरफ खींचने में भरपूर तरीक़े से मशहूर हैं। मुस्लिम लीग नून ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने अपने मंशूर पेश कर दिए हैं ताकि अवाम को रिझाया जा सके और उनके वोटों की तादाद को अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। अब ये मंशूर हर 5 साल बाद आते हैं, हर इलेक्शन से पहले आते हैं और इन मंशूरात पे अमल कितना हो सकता है, कितना नहीं होता है, ये बड़ा अहम सवाल है। मुस्लिम लीग नून के मंशूर की अगर बात कर लें तो बड़ा एक भरपूर मंशूर लगता है, लेकिन
اور کافی اس میں بہت زیادہ چیزیں بھی انکلوڈ کی گئی ہیں، ماضی کے حوالے دیے گئے ہیں، مسلم لیگ نون کے پرفارمنس کے حال کی بات کی گئی ہے، اور پھر مستقبل کے خواب دکھائے گئے ہیں۔ یہ نون لیگ کا منشور کیا یہ عوام میں مشہور ہوگا یا پھر یہ خالی خولی وعدوں سے معمور ہے؟ عوام کو حقیقی طور پہ دینے کے لیے اس منشور میں کیا موجود ہے، اور اب آگے کا منظرنامہ کیا بنے گا؟ اسی پہ مسلم لیگ نون سے سوال کریں گے نون لیگ کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما اور جنہوں نے یہ منشور تیار کیا ہے، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، سب سے پہلے مبارکباد آپ کو نون لیگ کا منشور آخر کار تیار کرنے پہ، جو کہ ایک بڑی تاخیر کے بعد آیا اور بڑا انتظار تھا پورے ملک کو انکلوڈنگ میڈیا کو مسلم لیگ نون کے منشور کے حوالے سے۔ کیا یہ صرف خالی خولی وعدوں سے معمور ہے یا یہ عوام میں کوئی مشہور بھی ہوگا، اور جتنے وعدے آپ لوگوں نے کیے ہیں کیا یہ ڈیلیور ہو سکیں گے؟ بیکاز جب آپ لوگ حکومت اگر سنبھالتے ہیں، دیٹس اے بگ ایف، تو پہلے 6 مہینوں میں ہی لوگوں کی توقعات ہوگی مسلم لیگ نون سے ڈیلیور کرنے کی۔ عرفان صاحب جی بہت شکریہ غریدہ، آپ کی مبارک کا بھی اور آپ کے ریمارکس کو بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑی تاخیر ہوئی، اور جو کہ ہوئی، میرے ذاتی خیال میں شاید اس سے 10-12 دن پہلے ہمیں منشور لے آنا چاہیے تھا، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ باعث تاخیر یہ تھا کہ ہم ایک ایک چیز کو جب دیکھتے تھے شام کو میٹنگ کر کے کہ یہ چیز ہم نے شامل کرنی ہے، یہ ریلیف ہم نے دینا ہے، عوام کو یہ بتانا ہے یا عوام کے لیے یہ کچھ کرنا ہے، تو اگلے دن میاں صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوتی تھی اور وہ متعلقہ لوگوں کو بلا لیتے تھے، اور پھر سوال یہ ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے یہ بات تو بہت اچھی ہے، لیکن یہ بتائیں کہ وسائل کہاں سے آئیں گے، کس طرح کریں گے، میکنزم کیا ہوگا، عمل درآمد کیسے ہوگا۔ پھر ان سوالوں پہ بحث ہوتی تھی، پھر ایک ایگریمنٹ میں ہم پہنچتے تھے کہ نہیں یہ نہیں ہم کر سکتے، ہاں البتہ ہم اتنا کر سکتے ہیں۔ تو غریدہ یہ بڑی ایکسٹینسو یا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی انٹینسو بھی ایکسرسائز تھی، اور اس میں بڑی وسعت اور بڑی گہرائی میں جا کے ہم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے اور ڈویبلز تک گئے ہیں۔ دا اونلی انسٹرکشن وچ نواز شریف گیو ٹو اس کہ کوئی ایسی بات نہیں کہنی، کوئی ایسا وعدہ نہیں کرنا، کوئی ایسا نعرہ نہیں لگانا، کوئی ایسا خواب عوام کی آنکھوں میں نہیں سجانا جس کی تعبیر ہم نہیں لا سکتے۔ تو ہم نے اسٹرکٹلی اس چیز کو پیش نظر رکھا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کوئی بہت بلند بانگ دعوے نہیں کیے، ایسی چیزیں رکھی ہیں جو بظاہر شاید مشکل بھی لگیں، لیکن ہم نے اپنے طور پہ جو ہوم ورک کیا ہے اس میں ہمیں یہ لگا کہ ہم شاید یہ کر پائیں گے، اور یقیناً کر پائیں گے، شاید نہیں بلکہ یقیناً کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ بنیادی چیز ہے پولیٹیکل ول، جو پی ایم ایل این میں ہمیشہ رہی ہے، نواز شریف میں ہمیشہ رہی ہے، اور ایک بڑا بنیادی فرق جو آپ نے 2-3 منشوروں کا ذکر کیا وہ یہ ہے کہ یہ عجیب اتفاق ہے تاریخ کا کہ 3 حکومتیں بیک ٹو بیک ہمارے نوجوانوں نے دیکھی ہیں جو 18, 20, 30 سال کے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے 8 سے 13 تک پیپلز پارٹی کو دیکھا، 13 سے 17 یا 18 تک پی ایم ایل این کو دیکھا، 18 سے 22 تک عمران خان صاحب کی حکومت کو دیکھا۔ تو یہ تینوں تصویریں وہ اپنے سامنے ڈرائنگ روم کی کسی دیوار پہ چسپاں کر کے یا کسی کوٹڑی کی دیوار پہ لگا کے دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اپنے 5 سالوں میں، نواز شریف نے کیا کیا اپنے 4 سالوں میں، خان صاحب نے کیا کیا اپنے 4 سالوں میں۔ تو یہ بڑا آسان ہے۔ اب دیکھیں منشور تو آ گیا، لیکن دے آر انیبل ٹو ٹیل کہ ہم نے 8 سے 13 تک کیا کیا۔ کوئی کارکردگی کا خانہ نہیں ہے ان کے منشور میں۔ خان صاحب کی جو کل باتیں سامنے آئی ہیں ان کے منشور کے حوالے سے، اس میں کوئی خانہ نہیں ہے کہ ہم نے 18 سے 22 تک کیا دیا ہے اس قوم کو۔ This is the difference between PMLN and other parties۔ لیکن سر ایک سپلیمنٹری کوشچن کے لیے آپ کو انٹرجیکٹ کر رہی ہوں۔ اس میں 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت کی کارکردگی بھی آ جاتی ہے، جس کے روح رواں وزیر اعظم شہباز شریف مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق تھا، وہ 16 مہینے کی کارکردگی بھی عوام کو یاد ہے، وہ اس کی بات بھی کرتے ہیں۔ لیکن بڑے بڑے ٹھیک ہے سر، بڑے بڑے وعدے کیے گئے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی چیز مہنگائی کا خاتمہ بھی آپ کے منشور میں شامل ہے۔ صرف فوڈ انفلیشن کو لے لیں، کیا 6 مہینوں میں مسلم لیگ نون فوڈ انفلیشن خاتمہ کر سکتی ہے، کرے گی؟ دیکھیں پہلے تو جو بات میں کر رہا تھا اس کو کمپلیٹ کر لوں، جس میں آپ نے ایک پیوند لگا دیا
16 महीने की हुकूमत का चलें, उसको भी हम मान लेते हैं कि 3 हुकूमतें वो आईं और फिर एक मखलूत हुकूमत आई 15 पार्टियों की। अब उस मखलूत हुकूमत में अगर कुछ भी नहीं हुआ और सिर्फ हम डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं तो मैं तो उसको भी गनीमत समझता हूँ। और वो 16 माह की हुकूमत किसकी देन थी, किस तरह के हालात उसको मिले, ये एक बहस बहुत लंबी हो जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि 3 बड़ी जमातों की खालिसतन 3 वज़राए आज़म, PMLN का वज़ीर आज़म, पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म, PTI का वज़ीर आज़म, उनके अदवार को आप देखें। 16 माह की भी देखते रहे लेकिन वो 16 पार्टियों की हुकूमत थी ना, चाहे वो वज़ीर आज़म कोई भी था। तो आपको साफ फर्क नजर आएगा। आपको कोई पार्टी ये नहीं बता रही कि हमने माजी में क्या किया है। हम बता रहे हैं कि हमें जब आपने एतमाद का वोट दिया, हमें जब वज़ीर आज़म बनाया तो हमने ये कुछ दिया। अब रहा आपका सवाल कि महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, बिजली के बढ़े हुए बिल हैं, गैस के इश्यूज हैं, हम इन मसाइल को कैसे हल करेंगे, इन सब के बारे में हमने बड़ी अहम गुफ्तगू की है। आप देखें हमारे मंशूर के अंदर इस वक्त जो इन्फ्लेशन या महंगाई आपकी चल रही है वो 30 to 40% चली जाती है, कभी 30 है, कभी 40 है, कभी इससे भी ऊपर चली जाती है। सर फूड इन्फ्लेशन खत्म कर सकेगी नून लीग 6 महीनों में? फूड इन्फ्लेशन सर इसका जवाब दे दीजिए। मुझे अगर इधर बात कंप्लीट करने देंगे तो जितनी देर में सवाल जवाब होता है इतनी देर में बता देता। मैं ये कह रहा हूँ कि 2025 में हमने क्लियर कट लिख दिया है कि बाय द एंड ऑफ 2025 ये जो 30% है या 40% है इसको सिंगल डिजिट पे ले आएंगे, यानी 10% पे से कम कर लेंगे। और हमने ये भी मंशूर में लिखा है कि आने वाले 4 साल जो बाकी बचेंगे उनमें हम इसको 4 to 6 पॉइंट तक ले आएंगे, 4 से 6% ले आएंगे। सर आपकी बात बिल्कुल बजा, ये मैंने मंशूर में पढ़ लिया था, लेकिन आप लोग 1.5 महीना ले रहे हैं ना मंशूर में। मैं 6 महीने का सवाल कर रही थी कि फूड इन्फ्लेशन वही चीज जो मैंने पहले गुजारिश की थी कि जब आप हुकूमत में आते हैं अगर तो अवाम की तवक्कुआत 6 महीने में होगी। सर चूंकि इस सेगमेंट का टाइम भी बिल्कुल वाइंड अप हो रहा है, एक आखिरी सवाल। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने आज एक बार फिर कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आपकी राय क्या है? एस्टैब्लिशमेंट को मुज़ाकरात के लिए आमादा होना चाहिए बानी चेयरमैन PTI से? अब इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान एक रिश्ता है और ये रिश्ता उस्तवार हुआ है 9 मई को। 9 मई की शाम को एक नविश्ता इस लोहे तारीख पे खान साहब ने सब्त किया है और जिस इस्टेब्लिशमेंट से वो गुफ्तगू करना चाहते हैं उसके घर पे जाके हमले किए हैं। GHQ से लेके कोर कमांडरों से लेके छावनियों से लेके शोदा की यादगारों तक। अब अगर इस सारी चीज़ को सामने रखते हुए वो एक बात कह दें जो उन्होंने लफ्ज़ी और ख़याली सी मजम्मत की है वो काफ़ी नहीं है। वो कहें कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो मेरी भूल थी, मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मेरे इंसेंटिव पे सारे लोगों ने किया, मेरे इंस्टिगेट करने पे लोगों ने किया, मैं उससे तायब हो रहा हूँ और मैं फ़ौज से भी माफ़ी मांगता हूँ, मैं अवाम से भी माफ़ी मांगता हूँ। फिर इस्टेब्लिशमेंट जाने वो जाने, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। अब इवन देन अगर अब भी इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि ये सारी चीज़ें जो 9 मई को हुई थी उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है और ख़ान साहब से के साथ बैठ के बात हो सकती है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं। बहुत अहम बात कर रहे हैं सेनेटर इरफान सदीकी साहब। इसी पर इस सेगमेंट को वाइंड अप करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 2 मामलात के हवाले से बात करेंगे, पीपल्स पार्टी का मंशूर और उसके साथ साथ जो कराची में आज तीर और पतंग के दरमियान जंग छिड़ गई, खूनी जंग, उस पर भी बात करेंगे। और फिर उसके बाद आज़ादी इजहार या इसकी कहीं रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि वो माइंड नहीं करते, लेकिन ये नेवर माइंड, क्या ये स्टेट बर्दाश्त कर सकती है? क्या स्टेट रियासत पाकिस्तान इसके मुतहम्मिल हो सकती है? इस पर भी सवाल करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात करेंगे, कुछ सवालात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के हवाले से। ये मंशूर क्या आवाम में मशहूर होगा या ये भी खाली खुली वादों से मामूर है? क्योंकि बिलावल भुट्टो सरदारी अब पंजाब में डेरा डाले हुए हैं और ख़ासतौर पर लाहौर से खड़े हो रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं और कहते हैं कि लाहौर समेत पूरे पंजाब को सिंध जैसा बना देंगे। जबकि पंजाब में सियासी जमात मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो सरदारी से मुतालबा कर रही है कि सिंध का मुआयना तो करवाया जाए और पंजाब से मवाजना तो किया जाए। इसके अलावा दूसरा अहम इशू इसी हवाले से पीपल्स पार्टी से सवाल करने वाला कि कराची में तीर बमुकाबला पतंग एक इलेक्शन की जंग खूनी जंग में तब्दील हो गई है। मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम नैयर हुसैन बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। सर सबसे पहले ज़रा बात हो जाए जो कराची में हुआ है,
الیکشن کی جنگ تو ہوتی رہتی ہے لیکن یہ خونی جنگ میں تبدیل ہو گئی ہے. تیر بمقابلہ پتنگ. ایم کیو ایم نے بڑے سنگین الزامات عائد کیے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ، جس کا پیپلز پارٹی نے بھی ظاہر ہے جوابات الزامات کی صورت میں دیا ہے. لیکن یہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے نیر بخاری صاحب؟ شکریہ غریزہ. گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ عدم تشدد کی پالیسی پہ کار باندھ رہی ہے. پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اگر ان کے ساتھ تشدد ہوا تو ہم نے ریٹیلیٹ اس طرح نہیں کیا. جی. اور چیئرمین بلاول بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مفاہمت کی سیاست بھی کرتے رہے. ہم جو سابقہ روایات تھیں سیاست میں ہم ان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ہم دشمنیوں والی سیاست نہ ہم نے پہلے کی نہ اب کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کا رواج دینا چاہتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بڑا جبر بھی برداشت کیا لیکن کبھی ہم نے ریٹیلیٹ نہیں کیا. تو اس لیے جو کراچی میں صورتحال ہے، دیکھیں آبویسلی کراچی میں ایم کیو ایم اپنا گراؤنڈ لوز کر چکی تھی. 2018 کا رزلٹ دیکھ لیں آپ ان کا نیشنل اسمبلی کا. پھر وہ کیا ریزن سے انہوں نے خود بائیک آؤٹ کیا لوکل باڈیز الیکشن کا اور پھر چیخ چلا رہے ہیں. یا تو ان کی فیس سیونگ تھی، ان کو سمجھ تھی کہ لوکل باڈیز میں وہ کامیابی زیادہ حاصل نہیں کر سکیں گے. تو ابھی یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے، کراچی کے لوگوں نے کرنا ہے کہ کون سی سیاسی جماعت کو وہ منتخب کریں گی. اوبیسلی یہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کو کلین سویپ ہم کریں گے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کو واش آؤٹ کریں گے. پیپلز پارٹی کی کانسٹیٹوئنسیز پہلے بھی تھیں، اب بھی ہیں کراچی میں، لیکن حالیہ جو انتخابات ہوئے لوکل باڈیز میں اس میں اوبیسلی پاکستان پیپلز پارٹی کو برتری حاصل ہوئی ہے اور ایم کیو ایم اب واپس آ گئی ہے انتخابات میں، تو وہ بھی ضرور کچھ سیٹیں حاصل کرے. لیکن سر سوری ٹو انٹرجیکٹ لیکن یہ صرف ایم کیو ایم کا الزام نہیں ہے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ان کی ریلی کے ساتھ 3 تلوار پہ جو ہوا کل کراچی میں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو نگران حکومت ہے یہ پیپلز پارٹی کی مرضی سے لائی گئی ہے اور پیپلز پارٹی کے احما پہ ہراساں کیا جا رہا ہے باقی سیاسی مخالف جماعتوں کو. سر کیسے اس کا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں ایک تو پہلے آپ، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی جو ہے جو چیف منسٹر ہیں کیئر ٹیکر ان کی انٹیگریٹی پہ کوئی سوال اٹھا سکیں یا ان کے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ وہ ان کا پارٹیزن رول ہے. ان کا کردار جوڈیشری میں بھی قوم کے سامنے ہے اور وہ کیئر ٹیکر ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے متحد تو ہے نہیں ہے. گورنر تو ایم کیو ایم کا بیٹھا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کا گورنر تو نہیں ہے اور وہ ایم کیو ایم کا اوپنلی سپورٹ بھی کرتے ہیں. جو پی ٹی آئی والے ہیں، پی ٹی آئی والے ان کے بارے میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا موقف ہو جو ان کی 9 مئی کے بعد کے ان کے حالات ہیں اور جس طرح وہ عدالتوں پہ جن کا اگریسو ایٹیٹیوڈ تھا یا اس کے بعد جو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز سول ایڈمنسٹریشن ہے وہ سامنے ہے. تو آبویسلی قانون تو نافذ ہونا ہے اور ہم قانون کی بالادستی پہ بلیو کرتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کا کیئر ٹیکر میں تو کوئی کردار کوئی رول نہیں ہے. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں قانون کا تحفظ ان کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب آخری سوال آپ سے پیپلز پارٹی کے منشور کے حوالے سے، یہ منشور صرف وعدوں سے معمور ہے، خالی خلی وعدوں سے معمور ہے یا یہ عوام میں مشہور بھی ہو پائے گا؟ بخاری صاحب. آبویسلی دیکھیں جو ہمارے بنیادی پرنسپلز تھے 67 آنورڈ جب 70 کا الیکشن میں لڑا تو اس وقت بھی ہم سمجھتے تھے کہ روٹی کپڑا مکان جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے اور اس کی ضرورت بھی ہر پاکستانی کو ہے اور بالخصوص جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور پور کلاس تھی ان کے ریکوائرمنٹس تھیں. آج جو منشور دیا اس کی جو 10 بلٹ پوائنٹس دیے ہیں چیئرمین نے، آمدن دگنی کریں گے، بجلی فری کریں گے. اوبیسلی ہمارے پاس پروجیکٹس ہیں، ہمارے پاس پلاننگ ہے کہ ہم کیسے بجلی فری کریں گے. آپ دیکھیں پاکستان ایسے خطے میں وقوع پذیر ہے جہاں پہ سن شائن بہت زیادہ ہے اور اگر آپ سولر پہ کنورشن کریں اور اس کی ایڈیشن یہ کر دیں کہ گریڈ اسٹیشن کے ساتھ وہ انیکس ہو جائے تو وہ جو جنریٹ ہوگی آپ کے ریکوائرمنٹ سے زیادہ بجلی وہ نیشنل ٹرانسمیشن میں جائے گی اور لوگ اس سے استفادہ شہروں میں حاصل تو کر رہے ہیں. آپ نے وداؤٹ لائننگ
जो आप करना चाहें उसके अलावा आप राइट ये आप जनरेट करें। बुखारी साहब, इस सेगमेंट का गुफ्तगू का टाइम मेरे पास ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस मंशूर के हवाले से और ये अवाम को क्या कुछ दिला सकेगा, इस पे मज़ीद इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में आपसे गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में ज़रा आगे बढ़ते हैं और उसी डिबेट को एक बार फिर लेके आगे बढ़ते हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार मादर पिदर आज़ादी होनी चाहिए या कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल भी हैं, लीगल भी हैं, उनके साथ होनी चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अली साहब। अली साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी, सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी टेकअप किया है क्योंकि FIA ने नोटिसेस दिए हैं उन लोगों को कि जिनके बारे में ये शिकायत है कि उन्होंने ना सिर्फ चीफ जस्टिस के खिलाफ बल्कि रियासती इदारों के खिलाफ एक कैंपेन की। सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस ले लिया और वहाँ पे चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मेरी ज़ात पे जितनी मर्जी तनकीद करें, मुझे मजाक भी उड़ाएं, फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप समझते हैं कि ये इस तरह से मामला छोड़ देना चाहिए या इस मामले को हतमी लीगल अंजाम तक पहुँचाना चाहिए? बहुत शुक्रिया, बहुत अहम मौजू का आपने इंतखाब किया और मुझे मदद किया। मैं मुख्तसरन देखें, मैं समझता हूँ कि आज जो बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट में वो इस बात का तकाजा करती है कि इसके तमाम जो पहलू हैं अहम तरीन, उनको बर वक्त और बाज़ाब्ता अंदाज में डिबेट में लाना चाहिए ताकि जो डिस्कोर्स है वो इन्फॉर्म्ड भी हो और ऑब्जेक्टिव भी हो और रियलिस्टिक भी हो। तो अगर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दें तो मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि यूं लग रहा है कि जो आज मीडिया में कवरेज हो रही है वो बड़ी बायस्ड हो रही है। सबसे पहली बात जो है, मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा हमारा सुप्रीम कोर्ट और उसकी जो लीडरशिप है काबिल एहतराम है, और जो बात चीफ जस्टिस साहब ने की कि जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपनी गलतियों से सीखती हैं, मैं समझता हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो पहली बात ये है कि जो आर्टिकल 19 का हवाला दिया जाता है जिसमें प्रेस फ्रीडम की बात की जाती है, उसको भी पूरा नहीं पढ़ा जाता। अगर आप इजाजत दें तो मैं सिर्फ एक आर्टिकल का हवाला देना चाहता हूँ। वक्त जरा कम है तो आप क्विकली अगर अपना पॉइंट बिल्कुल प्रेजेंट कर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, और मैं आर्टिकल 19 को एग्जैक्टली पढ़ रहा हूँ, उसकी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of glory of Islam, integrity, security and defense of Pakistan, friendly relations with foreign states, public order, decency and morality. तो ये वो तमाम कंडीशंस हैं जिसके बुनियाद पे आप ये राइट देते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है, आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि देखिए जर्नलिज्म का बुनियादी मकसद जो होता है वो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट होता है। उसमें तज़हीक, इल्जाम और फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा जो है वो शायद आप एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट से तवक्को नहीं करते हैं। दूसरी बात, जर्नलिज्म जो है उसमें जर्नलिस्ट जो है उसमें क्या एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तफरीक होनी चाहिए या नहीं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं और इन पे डिबेट जो है वो चलती रहेगी मुस्तकिल। इस पे किसी और प्रोग्राम में इंशाल्लाह एक कंप्रहेंसिव डिबेट भी कर लेंगे। फिलहाल ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। आपसे इंशाल्लाह टुमारो एट 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।